मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्वर की बात करेंगे। इससे पहले जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके कल की वीडियो देख लीजिएगा। कल वर्णमाला का पहला क्लास लगा हुआ था और उसमें काफ़ी कुछ हम लोग चर्चा किए थे। आज की क्लास में उसके आगे हम लोग बात करेंगे और आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्वर से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करते हैं कल की क्लास की, तो कल हमने 2 क्वेश्चन दिया था और जो लोग वीडियो पूरा देखे होंगे तो वीडियो के लास्ट में डेली आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन था, जिनमें से एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि ए ओ और ओ, ओके, इनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके नाम के बारे में हमने आपसे पूछा था। तो इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर है ये। ठीक है। दूसरा हमने पूछा था कि हिंदी शब्दकोश की अगर बात की जाए तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क के बाद आपका छ आता है वर्ण। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे कल की क्लास के। आज भी अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आप आंसर भी देंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा स्वर। स्वर के विषय में आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे और अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जिनको स्वर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए स्वर देखते हैं होता क्या है। स्वर एग्जैक्ट अगर हम एक लाइन में कहें तो स्वर जो होता है वो स्वतंत्र उच्चारित वर्ण होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ठीक है, अ से लेके अ तक जितने भी वर्ण हैं, अगर आप बोलते हैं तो इनको बोलने में वायु जो है मुख से निकलेगी, लेकिन वो कहीं भी रुकेगी नहीं या किसी भी अन्य वर्ण का वो सहयोग नहीं लेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप व्यंजन की बात करते हो तो व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपने क बोला तो आप क जैसे बोलते हैं ना, तो पीछे अ का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, अ की भी ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो व्यंजन हमेशा स्वर के साथ होते हैं और स्वर हमेशा जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे आपने अ बोला, आ बोला। ठीक है, तो कभी कोई परिभाषा पूछे आपकी स्वर की तो आप क्या बताएंगे कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? वे ध्वनियाँ ही आपकी स्वर कहलाती हैं। तो एक लाइन बस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती हैं, बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। ओके, अगर कोई आपसे स्वर की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या आपको कितनी बता देनी है? 11 बता देनी है। 11 तरह के स्वर होते हैं। कौन कौन से वो 11 स्वर होते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि अंग और अ को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वर्ण वो सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। अ है, आ है, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी 11 जो होते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम री की बात करते हैं ना, री, तो री एक ऐसा वर्ण है जिनका वर्तमान समय में जो उच्चारण होता है वो री के रूप में होता है, इस रूप में होता है, री के रूप में। यही कारण है कि इसको शुद्ध स्वर माना नहीं गया है। ठीक है, ये शुद्ध स्वर नहीं होते हैं,
शुद्ध स्वर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे एग्जामिनर कि शुद्ध स्वर कौन सा नहीं है, तो री आपका शुद्ध स्वर नहीं होता। और जब री को भी यहाँ से हटा दिया जाता है, री यहाँ से हट जाता है, तो अब शुद्ध स्वरों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो अब आप कितने बताएंगे? 10 बताएंगे। या कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने होते हैं, तब भी आपको कितने बताने हैं? 10 ही बताने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण का, हेडिंग डालिएगा, स्वरों का वर्गीकरण। ओके, जब हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्वरों को कई आधार पे बांटा गया है। ठीक है, जिनमें सबसे पहला अगर हम आधार देखें, सबसे पहला आधार अगर हम देखें तो वो आधार कौन सा होगा? वो होगा उच्चारण में लगने वाले समय, या फिर इसी को कह सकते हैं मात्रा काल, या इसी को कह सकते हैं कालमान के अनुसार, कालमान के अनुसार। ओके, अगर हम बात करते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के अनुसार स्वर कितने भागों में बटे हैं, तो 2 भागों में बटे हैं। मुख्यतः 2 भागों में इनको बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला स्वर जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इसी को हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। और दूसरा स्वर जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। अब अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम मात्रा लगता है। ठीक है, बहुत कम, अर्थात 1 मात्रा काल का समय लगता है, 1 मात्रा काल का समय लगता है। ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या अगर हम देखें तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका अ, एक होता है ई, एक होता है ऊ, और एक क्या होता है? री होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रा काल के आधार पे। अब अगर हम बात करते हैं मात्रा काल के आधार पर ही दीर्घ स्वर की, तो इनको बोलने में 1 से अधिक मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है, या जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? या सीधे कह लीजिए कि ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है। अगर शॉर्ट में आप समझना चाहें तो कहिए कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको लिख लीजिए, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल 7 मानी जाती है। कौन कौन से 7 होते हैं? तो आ है, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और ओ। ये टोटल जो होते हैं वो 7 होते हैं। इनमें से 3 जो हैं इनको हम नाम देते हैं मूल दीर्घ स्वर का। ये 3 आपके कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। कोई भी पूछे कि उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पे, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, या मात्रा काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है। ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से 4 हैं? अ, ई, ऊ है, री है। दीर्घ में कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ ए, ओ और औ है। जिनमें से आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इनको हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा। एक स्वर और आता है जिसको हम नाम देते हैं प्लूत स्वर का।
लेकिन याद रखिएगा प्लूत स्वर का प्रयोग कभी हम हिंदी में नहीं करते हैं, हमेशा हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, संस्कृत में करते हैं। लोग हिंदी में भी पढ़ा देते हैं तीसरे स्वर के रूप में प्लूत स्वर, लेकिन वो होता नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। प्लूत स्वर की अगर हम बात करें, प्लूत स्वर, तो इसमें लिख लीजिएगा, ये संस्कृत में होता है, ये संस्कृत में होता है। दूसरी बात इसकी क्या है, अगर कोई इसके बारे में पूछे कि प्लूत स्वर होता क्या है, तो कहिए ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे, 3 मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका क्या हो गया, ओम हो गया। ओम कभी भी आप झटके में नहीं बोलते हैं, ओम घिंचाव के साथ बोला जाता है। राम आप जब बोलते हैं, राम, हे राम, ठीक है, तो राम जब आप बोलते हैं तो इसमें भी क्या होता है, प्लूत का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये था आपका उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर की चर्चा। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो अगला आपका टॉपिक होगा रचना, रचना या फिर संरचना या फिर बनावट, बनावट या फिर निर्माण भी कह सकते हैं आप, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। अगर हम इनके आधार पर स्वर की बात करें तो फिर से 2 तरह के स्वरों की बात होती है, ठीक है। पहले स्वर को अगर हम लें तो पहले को हम कहते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, या इसी को हम क्या कहते हैं, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। इसी को हम अगर बात करें तो इसी को हम क्या कहें, इसी को हम क्या कहेंगे, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। या इसका दूसरा नाम देखें तो इसको हम जड़ स्वर भी कहेंगे, जड़ स्वर भी कह सकते हैं। या अगर दूसरे अलग नाम की बात करें तो इसको हम ऋण स्वर भी कहते हैं, ऋण स्वर। अब आज का क्वेश्चन होगा आपका कि ऋण शब्द किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऋण स्वर की बात कर रहे हैं, आप ऋण शब्द के बारे में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको बीजाक्षर भी कहा जा सकता है, बीजाक्षर, इतने सारे नाम होते हैं इसके, ठीक है। इनमें से कोई नाम एग्जामिनर रखे तो आपको पहचान लेना है कि मूल स्वर की ही बात कर रहा है। मूल स्वर अर्थात मूल का मतलब क्या, जो बिल्कुल न्यू है, जो बिल्कुल जड़ है, वही मूल है, ठीक है। तो वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, वही क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र हैं, ठीक है। वे स्वर आपके क्या कहलाएंगे, मूल स्वर कहलाएंगे। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, तो सेम वही होंगे, अ, ई, उ और री, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आता है संधि स्वर, संधि स्वर, या इसी को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, कृत्रिम स्वर भी कहेंगे, ठीक है। या इसी को हम बनावटी स्वर भी कह सकते हैं, बनावटी स्वर, ठीक है। ये कौन से स्वर होते हैं, वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने होते हैं या मेल से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने होते हैं, संधि से बने होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं संधि स्वर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो जितने मेल वाले हैं, जैसे आ है, ठीक है,
कैसे बना है ये? अ और अ से बना है। दीर्घ ई है, ई और ई से बना है। ए है, अ और ई से बना है। ए है, अ और ए से बना है। ओ है, अ और ऊ से बना है। और अगर हम अ की बात करें तो अ धन ओ से बना है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके संधि स्वर के तहत आते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो रचना के आधार पे कभी पूछे तो आपको दो तरह के स्वर बताने हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर में वही 4 ह्रस्व वाले अ, ई, उ और री, जो बिल्कुल मूल हैं, जो बिल्कुल बेसिक हैं। ठीक है, और संधि स्वर कौन कौन से हैं? जो दो स्वरों को आपस में मिलाने से बने, दो स्वरों के मेल से बने हैं, वो आपके संधि स्वर हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतनी बात भी क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला जो होगा वो आपका संधि स्वर होगा। थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। संधि स्वर, देखो संधि स्वर को समझने के लिए ना इसको दो भागों में फिर से बांटा गया। संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया। थोड़ा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि पुलिस में कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के दे, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएं। तो पहला इसमें होता है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, बस नाम चेंज है, बाकी सभी वही हैं। ठीक है, और नाम चेंज होने की वजह से ही आप अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, इसको सजातीय स्वर की जगह सजातीय संधि स्वर लिख लीजिए, तब याद रहेगा आपको। सजातीय संधि स्वर। अब एक सजातीय है तो दूसरा क्या होगा? विजातीय होगा। विजातीय संधि स्वर। अब अगर हम बात करते हैं सजातीय संधि स्वर की, तो स प्लस जातीय से मिलके बना है, मतलब जो एक ही जाति का हो। ठीक है, ऐसे स्वर जो एक ही जाति से मिलके बने हैं वे सजातीय कहलाएंगे। ठीक, तो वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं, वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हो, वे क्या कहलाएंगे? सजातीय कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे? तो एक तो आपका आ होगा, कैसे बना है? अ और अ से बना है, दिख रहा है, दोनों सेम है। एक आपका दीर्घ ई होगा, ई और ई से बना है। और एक आपका दीर्घ ऊ होगा, कैसे बना है? ऊ और ऊ से बना है, दोनों समान जाति के। ठीक है, वहीं पे अगर विजातीय की बात करें तो वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने हों विजातीय कहलाएंगे। वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने हों विजातीय कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे? तो जैसे आपका ए हो गया, अ प्लस ई से बना है, देखिए अ अलग ई अलग। ए की बात कर लें, अ प्लस ए से बना है। ओ की बात कर लें, अ प्लस ऊ से बना है। और अगर अ की बात कर लें तो किससे बना है? अ प्लस ओ से बना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विजातीय स्वर। अगर हम विजातीय स्वर को बांटें ना तो दो भाग और बढ़ते हैं इसमें। अगर संधि स्वर अगर हम देखते हैं, संधि अगर हम देखते हैं तो संधि के अकॉर्डिंग विजातीय स्वर ही बटे होते हैं दो भागों में। ठीक है, जिनमें से एक भाग जो बटा होता है इसको हम कहते हैं गुण स्वर, सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। ठीक है, विजातीय को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा गुण स्वर, गुण स्वर, गुण स्वर हो गया। और एक होता है आपका वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर को कहीं कहीं मिश्रित स्वर भी लिखा हुआ मिले, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मिश्रित स्वर लिखा हुआ मिलता है तो मिश्रित स्वर और गुण स्वर दोनों समान होते हैं। गुण स्वर में कौन कौन से आएंगे? तो ए और ओ आता है,
और अगर हम वृद्धि स्वर की बात करें तो कौन सा आएगा, ए आता है और औ आता है। ओके, तो ये था आपका संधि स्वर के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछा करिए, कमेंट किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो कोशिश करिए कि चीज़ों को अगर समझ में आ जाए, ठीक, तो उसके बारे में भी आप बताते रहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और क्या चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, ताकि कभी भी अगली वीडियो बने तो उसमें आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट नाम आता है जिह्वा के आधार पे स्वर। ठीक है, जिह्वा के आधार पे स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर। अगर हम जिह्वा के आधार पर स्वर की बात करें तो इसमें 3 तरह के स्वर देखने को मिलेंगे। तीनों को इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, जिह्वा के आधार पे अगर स्वर की बात करेगा तो तीनों को बिल्कुल इसी क्रम में, जिह्वा के आधार पे अगर बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हो जाएगा। ठीक है, तीनों को बिल्कुल इसी क्रम में याद रखिएगा। अब देखिए, अ से लेके औ तक को पूरा बैठा देना है, इसमें आराम से समझते चलिएगा, सारी चीज़ें अभी याद हो जाएंगी। अगर हम मध्य की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक स्वर आता है जिसका नाम है अ। अगर हम पश्च की बात करें तो अ के बाद क्या आता है, आ को पश्च में रखिए। अगर हम अग्र की बात करें तो इसमें रख दीजिए ई वाले को, ई और दीर्घ ई। अगर हम बात करें ऊ और ऊ की तो किस में रखेंगे, पश्च में। ए और ए की बात करें तो अग्र में। ओ और औ की बात करें तो किस में रख देंगे आप, पश्च में। ठीक है, एक आगत वर्ण आ भी आता है जो किस में रहता है, पश्च में ही रहता है। क्लियर। अब देखिए, अगर ऐसे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए नियम, ई और ई का जो उच्चारण स्थान होता है ना, अभी हम आपको उच्चारण स्थान भी बताएंगे स्वर का, ये कहाँ से होता है, तालु से होता है। और ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ तालु से होता है। ठीक है, तो दोनों तालु वाले जो होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, आपके अग्र स्वर में रखे जाएंगे। ओके, इसके बाद अ तो याद रहेगा आपको, अ जो है केवल सिंगल है, किस में है, मध्य स्वर में है। अ के बाद जो आएगा वो आपका क्या आता है, अ के बाद जो आता है, अ के बाद जो आता है वो आ आता है। ठीक है, और आ को किस में रखेंगे हम, पश्च स्वर में। अब देखिए, ऊ और ऊ जो है इसको कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से। ठीक है, ओ औ को कहाँ से, कंठोष्ठ से। और आगत वर्ण आ का भी संबंध किससे है, ओष्ठ से है। मतलब जितने ओष्ठ वाले हैं सभी ओष्ठ वाले कहाँ होंगे, आपके पश्च स्वर में होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में। जितना दिक्कत होता है आपको इन चीज़ों को याद करने में, उतना ही सरलता अब महसूस हो रही होगी इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो चलिए, जिह्वा के आधार पे हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की वीडियो जब हम लोग अपलोड करेंगे तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिह्वा के बाद एक टॉपिक बचता है ओठ के आधार पे। ठीक है, या इसके बाद सेकेंड टॉपिक बचता है मुख विवर के आधार पे। जैसे ही ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे स्वर समाप्त हो जाएगा, और कल की क्लास में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन को भी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से और भी सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जाए। ठीक है, चलते चलते 2 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको बताना है भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के रूप कितने हैं। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि नासिक्य वर्ण कितने माने गए हैं, नासिक्य वर्ण कितने होते हैं। ठीक है,
नासिक के वर्ण कहते किसको हैं और ये कितने होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।